हेलो साथियों, नमस्कार। मैं टीम स्टार क्लासेस से आशीष तिवारी एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम आपके सामने एग्रीकल्चर यानी कृषि का एक अहम तथ्य जो है आपके समक्ष ला रहे हैं। चलिए आज हम कृषि के बारे में अध्ययन करते हैं। कृषि के बाद फिर हम आपको मृदा के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद कृषि क्रांतियों के बारे में आज इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको ये सब चीज़ें बताएंगे। तो चलिए आज देखते हैं कृषि के बारे में। एग्रीकल्चर, तो कृषि को अंग्रेजी में एग्रीकल्चर कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें जो है आपका पहला इसका खंड है एग्री। एग्री मतलब आपका भूमि होता है, कल्चर मतलब होता है खेती करना। तो इसका सीधा सीधा परिभाषा यही होगा कि भूमि पर खेती करना ही कृषि कहलाता है। भूमि पर खेती करना ही कृषि कहलाता है। जानकारी स्पष्ट हो गई ना। अब आगे है, विश्व में लगभग 4 करोड़ किलोमीटर पर कृषि का कार्य किया जाता है। विश्व में लगभग जो है आपका 4 करोड़ किलोमीटर पर कृषि कार्य होता है। क्लियर। और आगे है आपका ऋतु के परिवर्तन के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। अब हम इसको देखते हैं। ऋतु के परिवर्तन जो आपकी मौसम होती हैं, मौसमों के अनुसार जो है आपकी फसलें अलग अलग समय पर की जाती हैं। वो कौन कौन सी हैं उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। तो पहला आपका है ऋतु परिवर्तन के आधार पर जो है पहला आपका फसल है रबी की फसल। अब इसके बारे में देखते हैं। इसे शीत ऋतु की फसल कहा जाता है। इसे शीत ऋतु की फसल कहा जाता है। इनमें आपका है, इन फसलों को अक्टूबर से दिसंबर माह के मध्य बोया जाता है और फरवरी से अप्रैल माह के मध्य काट लिया जाता है। तो आप जानते होंगे, आपके घर खेतीबाड़ी की जाती होगी तो आपको पता होगा कि रबी की फसल जो होती है वो अक्टूबर से दिसंबर के माह में बोई जाती है और फरवरी से लेकर अप्रैल, या आप मान लीजिए बहुत होगा तो जिसे अरहर की जो खेती होती है वो आपका मई तक कटती है। समझ रहे हैं ना। तो फरवरी से इस कटान शुरू हो जाती है और मई तक चलती है। क्लियर। और आगे है आपका इन फसलों को कम तापमान। इन फसलों को कम तापमान का मतलब सूर्य की जो गर्मी है वो बहुत कम चाहिए इसको, इन फसलों को, तथा कम पानी की ज़रूरत भी पड़ती है। इनको 1 या 2 पानी दे दो, आपका जो है फसल पूरा जो है आपका क्लियर हो जाएगा। आपको फिर पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आपका जो गेहूं का फसल जो अहम मानी जाती है उसमें आपका 2 पानी या मैक्सिमम 3 पानी से क्रॉस हो जाता है। लेकिन वहीं पर आपका धान की जो खेती है उसमें पानी की अनंत सीमा है, कुछ कहा नहीं जा सकता, कितना पानी आप दे दो कम है। तो चलिए आगे देखते हैं। और इनमें जो प्रमुख फसलें हैं वो कौन कौन सी हैं रबी में। तो मसूर है, सरसों है, चना है, मटर है, राई है, आलू है, गेहूं है। क्लियर। तो ये सब जो है आपकी प्रमुख फसलें जो कि रबी की फसल में आती हैं। क्लियर। अब आगे है आपका नंबर 2 पर खरीफ की फसल। अब खरीफ की फसल के बारे में अध्ययन कर लीजिए। इन्हें वर्षा ऋतु की भी फसल कहा जाता है। खरीफ की जो फसलें होती हैं ये फसलें वर्षा ऋतु की फसल के नाम से जानी जाती हैं। इनकी बुआई का टाइम कब से कब है, तो इनकी शुरुआत जो है मई से जुलाई के मध्य इन्हें बोया जाता है और सितंबर से अक्टूबर के मध्य इन्हें काट लिया जाता है। तो इसमें एक और फसल है आपका लगभग नवंबर तक चली जाती है, गन्ने की फसल। तो गन्ने की फसल आपका लगभग मान के चलिए अप्रैल या मई के स्टार्ट में बोई जाती है और उसके बाद नवंबर या दिसंबर तक इसकी कटाई होती है। लगभग 6 से 7 महीने लग जाता है गन्ने में। क्लियर। और आपका खरीफ में जो है सबसे ज़्यादा समय अरहर की खेती लेती है, वो भी आपका जो है लगभग 7 से 8 महीने उसमें लग जाता है। तो चीज़ आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। मई से जुलाई के मध्य बोया जाता है और सितंबर से अक्टूबर के मध्य जो है इसे काट लिया जाता है। जिस समय यह फसल बोई जाती है उस समय मौसम
आर्द्र होता है। आर्द्र का मतलब यहाँ पर जो है मौसम जो है गर्मी उसमें ज़्यादा होती है। क्लियर। और आगे है आपका जिस समय फसल की कटाई होती है उस समय लगभग मौसम शुष्क हो जाता है। समझ रहे हैं ना आप? शुष्क का मतलब क्या है कि मौसम में जो है कमी, तापमान में कमी आने लगती है। अब आपका जब अक्टूबर नवंबर में इसकी जब कटाई होगी तो मौसम उसमें, इस समय आपका मौसम क्या, अक्टूबर का मास चल रहा है आपका। अब इसमें तापमान, सूर्य की जो गर्मी है वो क्या है, कम है। क्लियर। अब आगे है आपका इसमें जो प्रमुख फसलें हैं, ज्वार है, बाजरा है, सोयाबीन है, कपास है, मूंगफली है, धान है, मक्का है, गन्ना है, तंबाकू है, जूट है। तो ये जो है आपकी प्रमुख फसलें जो हैं खरीफ में आ जाती हैं। ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कपास, मूंगफली, धान, मक्का, गन्ना, तंबाकू, जूट, और आप अरहर की फसल भी ले सकते हैं क्योंकि आपका ये इसी समय, मतलब इसी समय नहीं, माफ़ कीजिएगा, आपका ये जुलाई माह में जो है ये बोया जाता है। लगभग आपका जून के लास्ट वीक से लेकर जुलाई माह तक जो है इसका जो है बुआई की जाती है अरहर की। क्लियर। और आपका आज कटती है कब, तो ये आपका वही मार्च, अप्रैल या मई के बाद। तो वही होली का समय जब आता है ये सबसे ज़्यादा समय अरहर की खेती में लगता है। समझ रहे हैं ना? अब चलते हैं आगे है आपका, आगे है आपकी फसल जायद की फसल। अब इसको देखते हैं हम। जायद की फसल, इसका समय कब से कब है, इसे फरवरी से मार्च माह के बीच जो है बोया जाता है और अप्रैल और मई के मध्य जो है काट लिया जाता है। इसे फरवरी मार्च माह में बोया जाता है और अप्रैल मई माह के मध्य काट लिया जाता है। और इसमें जो है आपकी मुख्य फसल कौन कौन सी हैं? तरबूज है, खरबूज है, लौकी है, ककड़ी है, पत्तेदार सब्जियां हैं। पत्तेदार सब्जियों में आपकी ये पालक की हो गई, और आपका मूंग है, खीरा है, मिर्च है, टमाटर है, सूर्यमुखी है, तिलहन है। तो ये सब जो है फसलें आपकी जायद में आती हैं। समझ गए आप ना? अब चलते हैं कुछ प्रमुख फसलों के बारे में देख लें। उसमें देखते हैं हम, आपका प्रश्न यहाँ से बनना अनिवार्य है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, यहाँ से आपके प्रश्न बनते हैं। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सी फसल जो प्रमुख है। तो खाद्य फसल। अब आपसे प्रश्न करता है कि इसमें बताइए, ऑप्शन में चूज करिए कि कौन सी खाद्य फसल है, कौन सी खाद्यान्न फसल है, नकदी फसल है, बागवानी फसल है। तो वह चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो खाद्य फसलों में जो आपकी खाई जाने वाली हैं स्पेशल रूप से, चावल, गेहूँ, मक्का, बाजरा, ज्वार, दलहन। तो ये चीज़ें जो हैं आपका सबसे ज़्यादा खाद्य फसलें में मानी जाती है, खाद्य फसलों में आती हैं। और आपका आगे है नकदी फसल। तो नकदी फसल में आपका शुगर केन, कपास, जूट, गन्ना, तिलहन, रबर और रेशम और एवं तंबाकू है। तो ये फसलें जो है आपको मोटी, अच्छे खासे आर्थिक स्थिति का जो है एक अच्छा द्योतक हैं। इन फसलों को बोने पर आपको अच्छा खासा रकम मिलता है। क्लियर। और आगे है आपका वृक्षारोपण फसलें। वृक्षारोपण में आपका फसल है चाय, काफ़ी और नारियल। तो ये वृक्षारोपित फसलें हैं। समझ गए आप ना? तो ये ज़्यादा करके आपका केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में जो है इनका पैदावार किया जाता है। चाय जो है आपका असम, दार्जिलिंग का क्षेत्र है, सिक्किम में, तो वहाँ पर ये जो चाय की खेती की जाती है। नारियल आपका ट्रैपियोका जो ये आपका केरल का क्षेत्र है। और आगे है आपका बागवानी की फसल। तो बागवानी में आपका फल, फूल, सब्जियाँ, ये सब जो है बागवानी फसलें मानी जाती हैं। क्लियर। और आगे है आपका स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि में जो है मतलब स्थानांतरण का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह, मतलब आप अपना एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट में, मतलब एक पर्यावरण को छोड़कर दूसरे जगह मतलब आप जाते हैं, तो जो है आपकी कृषि बदल जाती है। तो उसमें आपका एक है झूम कृषि और एक है आपका कर्तन दहन। समझ गए ना? अब देखते हैं आगे है आपका यह कृषि
आदिम जनजातियों द्वारा किया जाता है। जो झूम किसी होती है कर्तन, वो जो है आदिम जनजातियों के द्वारा किया जाता है। ये क्या करते हैं कि जंगल के छोटे छोटे टुकड़ों को काट कर साफ किया जाता है। जंगल का कुछ हिस्सा जो है, जितनी इनको आवश्यकता है, 1 बिस्वा, 2 बिस्वा, 3 बिस्वा, तो जितनी इनको आवश्यकता है तो उस जंगल की घास फूस को जो है काट देते हैं और उनको काट कर जो है क्या करते हैं, जलाकर फिर उसमें जो है वो अपना उसकी जुताई करके फिर उसमें फसल उगाते हैं। तो एक स्थान से 3 से 4 बार फसल उगाई जाती है। तो जो आपकी मिट्टी होती है, जब वो जो है उसमें कुछ क्रियाकलाप आप नहीं करते, बोया या जोता नहीं जाता खेत को, तो उसमें उर्वरा शक्ति जो है भरपूर मात्रा में होती है। तो यदि आप उसमें बार बार फसल लेते हैं एक ही फसल को, तो जो है उसकी वो छीण हो जाती है। उसमें जो है आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, ये सब चीज़ों की कमी आ जाती है। इसलिए आपसे कहा जाता है कि फसल जो है हर बार जो है खेत में चेंज करके बोई जाए। क्लियर? तो यही है, एक स्थान से 3 से 4 बार फसल उगाई जाती है। इससे अधिक आप जाएंगे तो फिर उसकी पैदावार क्षमता घट जाती है। इसमें खेतों की जुताई नहीं की जाती है। अब कैसे, अब देखते हैं, क्योंकि इनमें जो है सीढ़ीदार खेती की जाती है। तो यह भारत के असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर एवं अंडमान निकोबार में यह कृषि ज़्यादा करके की जाती है, क्योंकि वहाँ पर समतल मैदान नहीं है ना, तो उस हिसाब से जो है आपका जो है सीढ़ीदार खेतियाँ करके जो है फसलें उगाई जाती हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। जब आपसे हमने कृषि की चर्चा की, तो अब आप सीधे चलते हैं आपको लेकर मृदा के बारे में। तो जब कृषि आपने पढ़ी, तो कृषि किस में की जाएगी? तो मृदा में की जाएगी। तो मृदा का आप चैप्टर आपके सामने है। अब तक आपने कृषि के बारे में समझा, अब मृदा को समझते हैं, मिट्टी के बारे में। भूपर्वती के ऊपर परत में पाई जाने वाली कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व मृदा कहलाते हैं। भूपर्वती यानी आपका क्रस्ट का ऊपरी भाग, जिस पर हम आपका बचपन बीता, समझ रहे हैं ना? इसको आप अपने सामाजिक तौर तरीके पर समझें, आपको परिभाषा समझ में आएगी। तो भूपर्वती पर, जिस पर हम खेलते हैं और आपका बचपन बीतता है, वही आपकी मिट्टी भूपर्वती, जिस पर ऊपरी परत में पाई जाने वाली कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व मृदा कहलाती है। भूपर्वती के ऊपर परत में पाई जाने वाली कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व मृदा कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं। मृदा वनस्पति और जंतु जगत के मध्य अंतःक्रिया करता है। मृदा, मिट्टी जो है आपकी, वो वनस्पति जगत और जंतु जगत के मध्य अंतःक्रिया करता है। वनस्पति जगत जो है और जंतु जगत, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो है मृदा जो है, इनके साथ क्या करता है? एक संबंध स्थापित करता है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है आपका भारत की प्रमुख मृदा। अब इसके बारे में देख लें हम, भारत की प्रमुख मृदा के बारे में। तो इसका क्या कथन है, चलिए इसको देखते हैं। जो प्रमुख मृदा है भारत में, पूरे भारत में कितनी प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, उसके बारे में यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो पहला आपका है जलोढ़ मिट्टी। अब इसको देखते हैं। भारत में सबसे ज़्यादा अधिक भूभाग पर 43.4% पर पाई जाती है। कौन सी? तो जलोढ़ मिट्टी जो है आपकी पाई जाती है 43.4% भूभाग पर। और यह ज़्यादा, जब सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? यह उत्तर भारत के मैदानी और पश्चिमी घाट के भागों में पाई जाती है। उत्तर भाग का मैदानी क्षेत्र का मतलब आपका ये उत्तर प्रदेश, बिहार और आपका ये झारखंड और आपका ये उत्तराखंड का कुछ हिस्सा, आपका हरियाणा, पंजाब, तो ये आपके जो है उत्तर भारत के मैदान हो गए। समझ रहे हैं ना आप? और पश्चिमी घाट का जो है, पश्चिमी घाट का आपका ये लगभग आपका समझ लीजिए कि कर्नाटक और आपका ये केरला और महाराष्ट्र, गुजरात का कुछ हिस्सा, तो ये सब जो है आपके पश्चिमी घाट से यहाँ इनकी जो है जलोढ़ मृदा की जो है पाए जाते हैं। तो अब आगे देखते हैं हम। इस मृदा में पोटाश, चूना पत्थर,
चूना प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इस मृदा में आपका पोटाश चूना प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और ये पोटाश चूना जो है आपकी फसलों के लिए बेहद अहम भूमिका निभाती हैं। अब चलते हैं आगे, देखिए इस मृदा में पोटाश चूना प्रचुर मात्रा में पाई जाती है और फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। जो कि आपकी जो जलोढ़ मिट्टी होती है उसमें पोटाश चूना की प्रचुर मात्रा होती है, लेकिन फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। ध्यान से समझिएगा। अब आगे हम आपको बता दें, यह मृदा गेहूँ, धान, गन्ना, तिलहन, दलहन जैसी प्रमुख फसलों जो है इसमें उगाई जाती हैं। समझ रहे हैं ना आप। अब देखते हैं आगे। अब आपको हमको बता दें कि जो पोटाश चूना है ये नदियों द्वारा जो आपको जो गादें होती हैं, मिट्टियाँ बहकर आती हैं, उनमें पोटाश चूना की मात्रा जो ज़्यादा होती है, लेकिन फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। तो इसलिए जो दलहनी फसलें होती हैं, दलहनी फसलों में आपका अरहर जो है ये और चने की, मटर की, ये सब जो है आपकी खेतों में जो है ये सब नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी को पूरा कर देते हैं, दलहनी की फसल। समझ रहे हैं ना आप। तो इस तरह जो है आपकी ये सब फसल जो है फास्फोरस और नाइट्रोजन को पूरा करते हुए, पोटाश और चूना को लेते हुए अपने आप में अपने अंदर वो फसलों को पैदावार के रूप में हमें आपको काफ़ी प्रचुर मात्रा में प्रदान करती हैं। और आगे है आपका लाल मिट्टी। अब लाल मिट्टी के बारे में हम देख लें। इस मृदा का विस्तार देश के लगभग 18.6% भूभागों पर पाई जाती है। यह दूसरी सबसे बड़ी मृदा मानी जाती है। पहली आपकी जो जलोढ़ है वो 43 पर है और ये आपका लाल मृदा जो कि 18.6 भूभाग पर पाई जाती है, यह दूसरी मृदा मानी जाती है सबसे बड़ी। और उसके बाद नंबर 2 पर आपका इस मृदा का निर्माण ग्रेनाइट, नीस, शिस्ट खनिजों के क्षरण द्वारा होती है। ग्रेनाइट, नीस और शिस्ट जो खनिज होते हैं उनकी जो है कटाव अपर्दन की क्रिया के द्वारा जो है इनका जो है निर्माण होता है लाल मृदा का। क्लियर। और इस मृदा में लोहे का जो मात्रा होता है, लोहे की मात्रा होती है वो सर्वाधिक पाई जाती है। और आपका यहीं से एक बार प्रश्न बना था कि वह कौन सी मिट्टी है जिसमें लोहे की मात्रा सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, और वो आपका उसमें सही जवाब था लाल मृदा। समझ रहे हैं आप। तो ऐसे आपके प्रश्न बनेंगे और बनते आए हैं। और आगे का एग्ज़ाम आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है ये आप समझ रहे हैं। टेट के एग्ज़ाम में आपके यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और रह गई बात कि अब जो पेपर सेटर होता है, अब यहाँ से प्रश्न बनाए या ना बनाए वो तो बात की बात है, लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार हम आपको पूरा तथ्य आपके समक्ष हम उपलब्ध करवा रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें तंबाकू, बाजरा, तिलहन, गेहूं जैसी फसलें प्रमुख रूप से उगाई जाती हैं। क्लियर हो गई बात ना। अब देखते हैं, यह भारत के तमिलनाडु, कर्नाटक, दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र, उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड का क्षेत्र जो है छोटा नागपुर के पठारों में पाई जाती है। छोटा नागपुर का पठार मतलब आपका झारखंड का क्षेत्र, और बुंदेलखंड का आपका क्षेत्र ये आपका महोबा, ललितपुर और झांसी, तो इन सब क्षेत्र ये बुंदेलखंड का एरिया माना जाता है। तो ये सब जो है आपके लाल मृदा के भूमि माने गए। क्लियर। अब देखते हैं 3rd नंबर पर आपका है काली मृदा। अब काली मृदा को देख लें। यह भारत में जो है 15% भूभाग पर पाई जाती है। यह जो है कपासी मृदा इसको हम बोलते हैं। आपका मॉडल पेपर में दिया था कि काली मृदा को हम और किस अन्य नाम से जानते हैं, तो काली मृदा को हम कपासी मृदा के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपका दिया था आपके मॉडल पेपर में। हम आपको प्रश्न की बात भी हम आपसे चर्चा कर देते हैं। यदि हम देखे रहते तो आपसे तुरंत बता देते हैं कि ये प्रश्न जो है आपका आया था, तो बना भी था, और मॉडल पेपर में जब हम पढ़ते हैं तो उसको भी हम आपसे शेयर कर देते हैं कि ये चीज़ आपके मॉडल पेपर में था। और मॉडल पेपर से भी कभी कभार आपके प्रश्न बन जाते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। इसमें इस मृदा में जो है लोहा, चूना, पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है काली मिट्टी में।
और आगे है आपका, यह कपास, मूंगफली, सोयाबीन, तिलहन जैसी प्रमुख फसल होती है। यह मृदा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु के भूभागों में पाई जाती है। और काली मृदा को यूपी में हम कपासी मृदा के नाम से जानते हैं। काली मृदा को यूपी मतलब उत्तर प्रदेश में कपासी मृदा के नाम से जाना जाता है। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो कपासी मृदा है। क्लियर? मतलब कपास की खेती जो है इसमें कर सकते हैं आप। चलिए अब आगे देखते हैं लैटेराइट मिट्टी। अब इसके बारे में देखते हैं। यह भारत के 7% भूभागों पर पाई जाती है। इस मृदा में लोहा, एल्यूमिनियम अधिक मात्रा में पाया जाता है तथा नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, चूने की कमी पाई जाती है लैटेराइट मिट्टी में। और इसमें जो प्रमुख फसलें हैं उसको देखते हैं हम। चाय, कहवा, काजू, रबड़, चावल, कपास, गेहूँ, दाल, सिंकोना ETC। तो ये फसल जो है आपकी इसमें पाई जाती हैं लैटेराइट मिट्टी में। और फोर्थ पर आपका है, यह अल्प मात्रा में तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अल्प मात्रा में केवल 7% आपका यह जो है भूभाग को कवर करता है लैटेराइट मिट्टी। और आगे है आपका नंबर 5 पर मरुस्थलीय मृदा। अब इसको देख लें हम, मरुस्थलीय मृदा को। यह मृदा शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाई जाती हैं। पानी की कमी और तापमान की अधिकता के कारण मृदा बालू के कणों में टूट जाती है। जो आपकी मिट्टी है बालू के कणों में टूट जाती है। आपकी जो मिट्टी है मैदानी भागों में उसमें भी बालू का अंश पाया जाता है, उसमें भी बालू का अंश पाया जाता है। जब आप खेतों में सिंचाई करते हैं तो जहाँ पर आपका पानी गिरता है खेत में, वहाँ पर आप देखिए तो मिट्टी हट जाती है और जो बालू की गादें हैं वो जो है उभर आती हैं। तो आप कभी अनुभव करिए, देखिए आप, तो आपको पता चल जाएगा। तो आपकी मिट्टी में भी बालू पाया जाता है। समझ गए ना? अब चलिए आगे देखते हैं। इस मृदा में फास्फोरस की अधिकता होती है। इस मृदा में फास्फोरस की अधिकता होती है तथा इसमें जीवाश्म तथा N2 यानी नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। तो मरुस्थलीय मृदा में सबसे ज़्यादा फास्फोरस की अधिकता होती है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। और आगे देखते हैं, यह भारत के 2.85 लाख वर्ग किलोमीटर पर पाई जाती है। और यह कौन कौन से राज्यों में पाई जाती है? तो यह भारत के राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का मतलब आपका क्षेत्र जानते हैं कौन कौन सा है? अब आपको कहेगा कि आप कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में कहाँ मरुस्थलीय मृदा पाई जाएगी? उत्तर प्रदेश तो आपका मैदानी भाग है। तो हम आपको बता दें, जो उत्तर प्रदेश का जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसमें आपका जो है जैसे आपका झांसी हो गया, फिर उसके बाद ये भरतपुर से इलाका जो सटा हुआ है मेरठ का है, ठीक ना, और ये कासगंज का है, और ये महोबा का क्षेत्र है। तो ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी हैं यहाँ पर जो है आपकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यहाँ पर आपका ये मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। समझ गए ना? अब चलिए आगे देखते हैं। नंबर 6 है आपका पर्वतीय मृदा। इन्हें वनीय मृदा भी कहा जाता है। इसमें जीवाश्म अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसमें फास्फोरस, पोटास, चूना की कमी पाई जाती है। क्लियर? और इस मृदा में सेब, नाशपाती जैसी प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं। इस मृदा में सेब, नाशपाती जैसे प्रमुख फसलें उगाई जाती हैं। इसका विस्तार 3 लाख किलोमीटर क्षेत्र पर है इसका। और यह मृदा ज़्यादा करके आपको जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और आपका ये नागालैंड का क्षेत्र है। क्लियर? और ये आपका उत्तराखंड का भी है। तो उत्तराखंड में बहुत नाम मात्र में है। और आपका सबसे ज़्यादा जो है जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, ये जो कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर आपकी पर्वतीय मृदा ज़्यादा मात्रा में है। क्लियर? और चलिए आगे देखते हैं हम। आगे है आपका, यहाँ से आपको प्रश्न काफ़ी ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं। और ये आपका भाग है, भारत में प्रमुख कृषि से संबंधित क्रांतियाँ।
भारत में जो आपकी प्रमुख कृषियाँ हैं, खेती हैं, उनसे जो प्रमुख क्रांतियाँ हैं वो उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो चलिए इसको हम देखते हैं। और इसमें आपका बता दें, हरित क्रांति जो है शुरुआत किससे, तो खाद्यान्न उत्पादन से है। खाद्यान्न उत्पादन से आपका जो है आपकी हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो जो हरित क्रांति है आपका, तो हरित क्रांति ज़्यादा करके आपका खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। तो विश्व में जो है आपको बता दें कि विश्व में जो कि खाद्यान्न उत्पादन के लिए किसने ज़्यादा फोर्स किया था, तो डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जी ने, जो कि हरित क्रांति की शुरुआत डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग जो है किए थे खाद्यान्न उत्पादन के लिए। और इनको जो है विश्व का सबसे बड़ा जो है जनक खाद्यान्न उत्पादन के लिए जो है हरित क्रांति में इनका बहुत बड़ा योगदान था। तो यह जनक माने गए हरित क्रांति के विश्व में। और जब आपका भारत का पूछेगा तो MS स्वामीनाथन जी थे। क्लियर। तो भारत का जब पूछेगा खाद्यान्न उत्पादन जो कि हरित क्रांति का बढ़ावा किसके सहयोग से मिला, तो जनक हैं आपके भारत के डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी। और जब आपको विश्व से पूछेगा, विश्व का जो है खाद्यान्न उत्पादन में हरित क्रांति का बड़ा जनक कौन थे, तो नॉर्मन बोरलॉग जी थे। क्लियर। अब चलते हैं क्रांतियों के बारे में अध्ययन करते हैं हम। क्रांतियों में पहली आपकी क्रांति है नीली क्रांति। तो नीली क्रांति आपका तिलहन उत्पादन से है। नीली क्रांति आपका तिलहन उत्पादन से है। पीली क्रांति आपका दलहन उत्पादन से है। समझ गए ना। और आपका है जो आपके तेल जो निकलते हैं सरसों से और तिल से, समझ रहे हैं ना, तो ये जो है आपका तिलहन से हो गया नीली क्रांति। और आपकी जो पीली क्रांति है, तो पीली क्रांति आपका दलहन उत्पादन से है। आपका जैसे दलहन में चना, मटर, अरहर, तो ये आपकी पीली क्रांति हो गई जो कि दलहन उत्पादन से है। श्वेत क्रांति आपका दुग्ध से है, यानी दूध से है। ऑपरेशन फ्लड इसी से संबंधित है। और आपका आगे है गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो प्याज, झींगा मछली। तो प्याज का और झींगा मछली का जो है रंग कैसा होता है, गुलाबी होता है ना। आप प्याज देखें तो गुलाबी कलर का होता है, तो इसलिए इसका जो है गुलाबी क्रांति नाम दिया गया। और जो काली क्रांति है, तो काली क्रांति को जो है पेट्रोलियम और खनिज से जो है इसका संबंध जोड़ा गया। और आगे है आपका रजत क्रांति। तो रजत क्रांति आपका अंडा और मुर्गी उत्पादन से है। तो जो मुर्गी का जो अंडा होता है, तो वो जो है रजत क्रांति यानी हल्का भूरा होता है, इसलिए जो है इसको रजत क्रांति के नाम से जाना गया, अंडा और मुर्गी उत्पादन को। समझ गए ना। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका सुनहरी क्रांति। तो ये आपका है शहद और बागवानी से है। सुनहरी क्रांति आपका शहद और बागवानी से है। और जो है सदाबहार क्रांति, तो ये आपका है मृदा को उन्नत एवं किसानों को लोन दिलाने पर है। तो सदाबहार क्रांति जो है मतलब आपकी खेती जो है वो काफ़ी उन्नतशील, उसमें पैदावार हो, किसानों को लोन दिया जाए ताकि वो जो है मृदा को अच्छी तरह से देखभाल कर सके, उनमें समय समय पे उर्वरक, पोटास, जिंक आदि देते रहें ताकि उनकी फसल जो है अच्छी हो। तो ये आपका सदाबहार क्रांति से इसको जोड़ा गया। गोल क्रांति आपका आलू से है। आलू आपका गोल होता है ना, तो वह गोल क्रांति से इसको जोड़ा गया। और लाल क्रांति आपका टमाटर, आप समझ ही गए होंगे। लेकिन जितनी क्रांतियाँ आपने पढ़ी उन सभी क्रांतियों का जो है अहम हेड कौन सा है, तो इंद्रधनुष क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति यह सभी क्रांतियों पर ध्यान देता है। समझ गए आप ना। तो ये जो इंद्रधनुष क्रांति है ये सभी क्रांतियों पर इसका पूर्णतः इस पर ये जो है सब क्रांतियों पर ध्यान देता है, इंद्रधनुष क्रांति। चलिए अब आगे देखते हैं। कुछ प्रमुख जनक हैं उनको हम देख लें। जो प्रमुख जनक हैं उनको हम देख लें कि कौन कौन से जो जनक हैं नीली क्रांति के, पीली क्रांति के, प्रजनन क्रांति के, तो उनको हम देख लीजिए। ये आपको यहाँ से आपका प्रश्न बना भी है और उम्मीद है कि आगे भी बनेगा। तो भारत में नीली क्रांति का जो जनक है उसे नीली क्रांति का जनक किसे माना गया, तो अरुण कृष्णन जी को।
अरुण कृष्णन जी को भारत में नीली क्रांति का जनक माना गया। और श्वेत क्रांति का जनक किसे बताया गया? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी को श्वेत क्रांति का जनक बताया गया। और भारत में प्रजनन क्रांति का जनक किसे कहा गया? तो हीरालाल चौधरी जी को, हीरालाल चौधरी जी को प्रजनन क्रांति का जनक बताया गया। और आगे आपका है गुलाबी क्रांति का जनक किसे कहा गया? तो दुर्गेश पटेल जी को, दुर्गेश पटेल जी को गुलाबी क्रांति का जनक बताया गया, दुर्गेश पटेल जी को। और आगे है आपका भारत में स्वर्णिम क्रांति का जनक किसे बताया गया? तो निरपरव, निरपरव है, निरपरव तुतेज, निरपरव तुतेज। तो ये जो है स्वर्णिम क्रांति के जनक माने गए, निरपरव तुतेज। क्लियर। और आगे है आपका लाल क्रांति, भारत में जो है लाल क्रांति का जनक किसे बताया गया? तो विशाल तिवारी जी को बताया गया। समझ रहे हैं ना? विशाल तिवारी जी को लाल क्रांति का जो है जनक भारत में माना गया। समझ गए आप ना? और आगे है आपका भारत में सिल्वर क्रांति का जनक किसे बताया गया? तो इंदिरा गांधी जी को बताया गया। इंदिरा गांधी जी को सिल्वर क्रांति का जनक बताया गया या माना गया। तो ये जो है हम प्रमुख जनक के बारे में आपसे हमने चर्चा की। तो प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? आज हम बहुत ही धुआंधार क्लास आपको दिए जो है कृषि मृदा, फिर उसके बाद कृषि क्रांतियों के बारे में, फिर प्रमुख जनक के बारे में आपसे हमने चर्चा की। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपना विचार हमें ज़रूर दीजिएगा। और ताकि हम, जब आपका अच्छा कमेंट आता तो बहुत खुशी होती है, हमें बहुत अच्छा लगता है, दिल गदगद हो जाता है, मन आह्लादित होता है। तो आप अपना प्यारा सा कमेंट हमारे लिए ज़रूर दीजिएगा, हमें बहुत ही खुशी होगी। और अपना ख्याल रखिएगा, जहाँ भी रहिएगा मस्त रहिएगा, अपना तन मन धन से इस वीडियो को पढ़ते रहिएगा, लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा। और फिर मिलते हैं अगले भाग में। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।